कथाकार व साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की रेणु स्मृति पर्व 11 व 12 अप्रैल को पूर्णिया के परोरा स्थित विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल में मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर वीवीआईटी में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी गई। कार्यक्रम का आयोजन पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल परोरा के द्वारा संयुक्त रूप से होगा। वीवीआईटी के चेयरमैन राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम पूर्णिया के लिए ऐतिहासिक होगा। कार्यक्रम का आयोजन विधान परिषद के उपसभापति प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय के निर्देश पर किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक संगम में देश के कई नामचीन कथाकार व साहित्यकार एकत्रित होंगे। उन्होंने कहा कि फणीश्वर नाथ रेणु जिनकी पहचान न केवल हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार के रूप में है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भूमिका उल्लेखनीय है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक एवं सचिव डॉक्टर के.एस. राव, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता गगन गील, वरिष्ठ लेखिका प्रोफेसर मंजुला राणा, आलोचक डॉक्टर चितरंजन मिश्रा, प्रोफेसर रामधारी सिंह दिवाकर जैसे अनेक साहित्यिक पुरोधा इस पर्व में सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त पूर्णिया व कोसी सीमांचल क्षेत्र के प्रमुख साहित्यकार भी मौजूद रहेंगे। 11 अप्रैल को प्रातः 10 बजे उद्घाटन सत्र आयोजित होगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर ज्ञानदीप गौतम को समन्वयक नियुक्त किया गया है। आयोजन समिति की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कलाभवन पूर्णिया के नाट्य विभाग द्वारा रेणु की प्रसिद्ध कहानी पंचलेट पर आधारित नाट्य प्रस्तुति होगी, जिसका निर्देशन एवं नेतृत्व विश्वजीत कुमार सिंह करेंगे। इस नाटक में झारखंड से आए प्रसिद्ध अभिनेता दिनकर शर्मा सहित कई वरिष्ठ रंगकर्मी मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन 12 अप्रैल को सभी आमंत्रित अतिथि फणीश्वर नाथ रेणु के पैतृक गांव औराही गना की यात्रा करेंगे, जहां वे उनके जीवन और रचनात्मक पृष्ठभूमि से प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु 11 तारीख को परसों उनकी पुण्यतिथि है और मैं समझता हूँ पूर्णिया ने एक से एक विलक्षण लोग प्रस्तुत किए हैं दुनिया के सामने, पर फणीश्वर नाथ रेणु अपने जैसे बिल्कुल अकेले थे। आप अनुमान कीजिए कि एक व्यक्ति ने मात्र 33 वर्ष की आयु में एक ऐसी किताब लिख दी जो कालजयी कही जा सकती है। उन्होंने आप एक तरह से फॉरबिसगंज से लेकर गंगा के तट तक दोनों तरफ, अगर कोई सड़क चले ऐसी और उसके दोनों तरफ देखिए तो आप पाएंगे परती ही परती थी। एक जमाने में मैंने देखी है वो परती, बालू ही बालू था। जैसे किसी गरीब कुचले हुए आदमी के मन में थोड़ी सी आशा जगती होगी कि हम शायद बच जाए, कुछ उसी तरह से कहीं कहीं बारिश के मौसम में हल्की सी हरियाली निकल आती थी, अन्यथा कुछ नहीं होता था, बालू बालू बालू। कोसी अब तो काफ़ी पश्चिम चली गई, लेकिन कभी इसी होके बहती थी, और जब कोसी बहती थी तो भयंकर प्रलय भी आया करता था, साल दर साल आता था। एक बार तो जबरदस्त आया, करीब 200-250 साल पहले। एक शहर हुआ करता था जो अब अररिया जिला में पड़ेगा, पहले पूर्णिया जिला में, पहले तो पूर्णिया ही जिला था। नाथपुर नाम था उसका, हरा भरा शहर। कोसी नदी में दर्जनों जहाज लंगर डाले खड़े रहते थे। सैकड़ों व्यापारियों के, पूरे देश के व्यापारियों के, पूर्णिया के व्यापारियों नहीं, वहाँ जिसको पूर्णिया जिला की भाषा में कहते हैं, उनके गोले हुआ करते थे। गोला यानी उनके रहने सहने का, उनकी दुकान, उनका सामान असबाब जो जहाज से उतरेंगे या जहाज पर लादे जाएंगे, उन सब के रखने की जगह को पूर्णिया जिला में सामान्य पर गोला कहते हैं। ऐसे गोले भरे पड़े थे। एक 2 महला था, उस पर एक अंग्रेज महिला अकेली रहा करती थी, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। एक रात अचानक कोसी की भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ में वो शहर ही नष्ट हो गया। अब आप जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, नाथपुर नाम का एक गांव अब भी है, पर वो शहर नहीं रहा। जो शहर उन दिनों यानी 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में शायद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, ये पूर्णिया कटिहार कुछ नहीं थे उसके सामने।
वो नष्ट हो गया। ऐसे कोसी के मारे हुए पूर्णिया को, कोसी का मारा हुआ पूर्णिया एक और अर्थ में दुनिया से अलग हो गया। कोसी जिस हो के गुजरती थी अपनी बाढ़ लेकर, तो रास्ते में जो जमीन आती थी उस जमीन पर कहाँ कौन सा चिन्ह है, कौन से लोग वहाँ थे, कौन सी खेत किसकी है, कौन सा घर किसका था, कुछ बच नहीं जाता था। कोई चिन्ह नहीं बचता था कि आप कह सके कि ये मेरी जमीन है, ये कह सके कि ये मेरी जमीन है। और इसका नतीजा क्या होता था? अनंत लड़ाई। ऐसी कोसी की मारी हुई भूमि पूर्णिया को विश्व के नक्शे पर अपनी एक पहले ही कृति से उन्होंने लाकर रखा। आज आप पहचान नहीं पाएंगे। आज तो कोसी बांधी चली गई है, दासत्व में है बेचारी। इस कारण हम आनंद में हैं, चारों ओर हरियाली देख पाते हैं। और बिहार सरकार कल्पना कर सकती है कि अररिया में हम जू बनावें, चिड़ियाखाना बनावें। ये कल्पना भी असंभव थी। वही चिड़िया यहाँ आ सकती थी जो दूर दूर तक रेगिस्तान में पानी न मिलने पर भी रह सकते, पर अब ऐसी स्थिति नहीं है। रेणु ने ऐसी स्थिति वाले इलाके में लोग कैसे जीते थे, कैसी भाषा बोलते थे, आपस में क्या लड़ाई करते थे, और लोग ही नहीं, जानवर, पशु पक्षी, वो भी क्या बातें करते थे, कैसे आपस में प्यार करते थे, कैसे एक दूसरे के विरोध खड़े होते थे। इन तमाम बातों का ऐसा सजीव चित्रण शायद ही कोई दूसरा साहित्यकार कर सके। ऐसे रेणु को हम पूर्णियावासी कितना भी याद करें तो कम होगा। रेणु इतना ही नहीं थे, उनकी दूसरी दोनों किताबें, महिलांचल, पति परिकथा, दोनों बहुत बड़ी किताबें हैं। छोटी छोटी अनेक किताबें हैं, दर्जनों। ऐसे रेणु स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कोई एक देश का स्वतंत्रता सेनानी हो ये बड़ी बात है, वो दो देश के स्वतंत्रता सेनानी भारतवर्ष के थे। जेल गए 1942 के आंदोलन में, पूर्णिया जेल में रहे, भागलपुर जेल में रहे, और उनके साथ इसी पूर्णिया की भूमिका एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी भागलपुर जेल में बंद था, सतीनाथ भादुड़ी, जिनकी दो किताबें मैं याद कर पा रहा हूँ, जागरी और ढोढ़ाई चरितमानस। ढोढ़ाई चरितमानस को पढ़िए, आप वही बात देख पाएंगे दूसरे रूप में, कि कैसे यहाँ दबे कुचले लोग, शोषित लोग थे और शोषण करने वाले भी थे। कोसी की बात जब हटती थी तो जो जमीन निकलती थी, उस जमीन पर कुछ ऐसे ऐसे पेड़ निकल आते थे जिसको सामान्य ताकत वाले नहीं काट सकते थे। और पूर्णिया के लोग सामान्य ताकत से भी कम ताकत रखने वाले लोग हुआ करते थे। सामान्य ताकत से कम ताकत से मेरा तात्पर्य है मलेरिया के मारे हुए, कालाजार के मारे हुए। 1934 के भूकंप के पहले तक पूर्णिया के लोगों में इतनी ताकत नहीं होती थी कि वो घंटा 2 घंटा लगातार काम कर सके। आज तो पूर्णिया के लोग पलायन करते हैं और पंजाब और हरियाणा और कहाँ कहाँ जाकर उनके खेतों को संभाल देते हैं, अपना खेत नहीं संभाल सकते। तो लाना पड़ता था बाहर से। संताल आए, इस शहर में संताल बड़ी संख्या में आए कोसी के कारण, और आज संताल हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमारा बहुत सारा काम संभालते हैं। संताल ही नहीं आए, जमींदारी के स्तर पर, यानी ऊंचे स्तर पर संतालों को लाने वाले, जमीन को उपजाने वाले, जमीन को कब्जा करने वाले, पश्चिम से, छपरा से, सिवान से, मुजफ्फरपुर से, बलिया से, कई जगहों से लोग आए। आप एक दो के नाम बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। कुर्सेला से बाहर से आए। 2 का नाम, यानी अभी जो लोग हैं वो हैं जिनके पहले रघुवंश नारायण सिंह थे नामी जमींदार वहाँ के, उनके पिता अयोध्या प्रसाद सिंह थे नामी जमींदार। अयोध्या प्रसाद सिंह पहले व्यक्ति थे जो वहाँ आके बसे। वो महाराज दरभंगा की जमींदारी थी, उस जमींदारी के कुछ हिस्से को उन्होंने जाना शुरू किया, बस उनका हो गया, उनकी अपनी जमींदारी बन गई। तो इस तरह से इस पूरी कहानी को, इस कहानी के कारण जो स्थिति पैदा होती है, उसके दुख दर्द को तो उन्होंने जागर किया ही, पर उस दुख दर्द के बीच हास्य भी है, आनंद भी है, गान भी है, प्रसन्नता भी है, बच्चा जन्मता भी है, बढ़ता भी है, लोग आनंद ले रहे हैं।
इस सब का जो चित्रण किया है रेणु की, वो विलक्षण है। इसलिए हमें रेणु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। रेणु को हम जितना याद करें उतना हम अपने आप को बड़ा बना पाएंगे। एक और बात मैं रेणु के बारे में कहूँ, मैं जब स्वयं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, ये 60-70 के दशक की बात होगी, मैंने मैथिली में उनका एक रिपोर्टाज पढ़ा था। उस रिपोर्टाज में उन्होंने शुरू ऐसे किया कि दशहरे की छुट्टी के बाद थोड़े विलंब से मैं हॉस्टल पहुंचा, तो वहां लड़के जमा हो गए कि क्या हो गया था तुमको? डुब्बा मुल्क का आदमी, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, डुब्बा मुल्क का आदमी, तू कहीं डूब गया था क्या? यहाँ तो बाढ़ आती है, नदियां हैं चारों तरफ। उन्होंने कहा हाँ मैं डूब गया, बाढ़ आई थी हमारे, पर डूब के जो निकला तो नई मछली मेरे साथ आई। बाहर आके देखा तो नए धान का चूड़ा भून रहा था, भुना हुआ चूड़ा, तली हुई मछली, तुम क्या जानो इसका स्वाद, ये तो डूबा मुल्क का आदमी ही जाने। इस तरह के रिपोर्टाज ये रेणु ही लिख सकते थे। तो जितना भी उनके बारे में कहा जाए कम है। मैं इतना ही कहूँगा कि पूर्णिया भाग्यशाली है, उसे रेणु जैसा पुत्र मिला। पूर्णिया भाग्यशाली है कि वो रेणु को स्मरण करने के लिए एकत्र होने की सोच रहा है। ये बार बार सोचे, जितना सोचेगा उतना पूर्णिया ऊंचा होगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सारे के बारे में मैं उतना परिचय नहीं दे सकता हूँ, है मेरे पास परिचय, मैं उसे देखूंगा। पर इतना कहूँगा, साहित्य अकादमी के जो सबसे बड़े अध्यक्ष हैं अभी, माधव कौशिक जी, साहित्य अकादमी के सचिव हैं श्री K.S. राव, ये दोनों आ रहे हैं। यानी साहित्य अकादमी भारत सरकार की वो सबसे बड़ी संस्था है जो साहित्यिक प्रतिभाओं को प्रतिवर्ष, और एक भाषा में नहीं, जितनी भी भाषाएं लिखी हैं संविधान की अष्टम सूची में, तमाम भाषाओं में पुरस्कार देता है। और हम उस पुरस्कार को ग्रहण करके अनुग्रहित होते हैं, अपने आप को बड़ा अनुभव करते हैं। वो दोनों हमारे विचार हैं। सर खुद भी अवार्डी है साहित्य अकादमी। वो एक साधारण सा अनुवाद का पुरस्कार अंग्रेजी से मैथिली में एक उपन्यास का, आज़ादी नाम का उपन्यास करने का पुरस्कार उनको मिला था 1922 का, जिसका आयोजन किया गया था 1923 में गोवा, इन्हीं माधव कौशिक जी के हाथ। फिर गगन गिल, मंजुला राणा, सोमा बंदोपाध्याय, चित्ररंजन मिश्र, ये सब के सब अपने आप में प्रख्यात साहित्यकार हैं। आप लोग जब तक जुटेंगे उन्हें सुनेंगे, उनको सुनने का अलग आनंद है। मैं भी उनके बारे में कुछ उस दिन और अधिक कह पाऊँगा। अभी आप इतना मान लें, ये सारे के सारे अपनी जगह प्रख्यात साहित्यकार हैं। उन्होंने हम पर बड़ा अनुग्रह किया कि वो आने को तैयार हुए। दो के बारे में मैं अलग से बोलना चाहूँगा। एक है डॉक्टर राम बच्चन राय, जो आजकल बिहार विधान परिषद के उपसभापति हैं, और मैं और वो साथ साथ पटना यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर छात्रावास में रहा करते थे। आज तक हम मित्र बने हुए हैं, लेकिन मित्र कोई भी सुदामा कहेगा कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, पर कृष्ण कहते हुए ये बड़ी बात है। तो रामबच्चन राय जी आ रहे हैं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी की भी बात है। रामधारी सिंह दिवाकर और मैं मिथिला विश्वविद्यालय में साथ साथ पढ़ाते थे, इतिहास में, वो हिंदी में, और बड़े ही प्रखर साहित्यकार हैं। और स्वयं रेणु जी के गांव के, लगभग उसी गांव के या उसके जस्ट बगल वाले गांव के, बिल्कुल रेणु जी के गांव के हैं। और रेणु जी की छाप लेकर उन्होंने लिखना शुरू किया। रेणु जी के भक्त भी हैं। तो सब की अब आयु हो चली है, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि हम यहाँ आवें, तो ये हम पर उनका उपकार है। इस समारोह में पूर्णिया विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहेंगे। रेणु जी के पुत्र के भी आने की बात है, पर शायद छोटे वाले, हाँ, बड़े वाले की स्वीकृति संभवतः नहीं हो पाई, लेकिन छोटे वाले श्री दक्षिणेश्वर प्रसाद राय वो भी आएंगे। और यहाँ कई तरह के कार्यक्रम होंगे। जब इतने साहित्यकार जुटेंगे तो विमर्श तो करेंगे ही साहित्य पर, साहित्य की बातें हमें बताएंगे ही। काव्य पाठ होगा, कवियन भी जुटेंगे, नाटक का मंचन किया जाएगा। हम गौरवान्वित होंगे इन तमाम लोगों को उस दिन सम्मानित करके। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि रेणु जी को तो हम नहीं देख पा रहे हैं,
रेणु जी हमारे समक्ष नहीं होंगे, लेकिन रेणु जी के नाम पर जो आ रहे हैं वो तमाम भी इतने बड़े हैं कि हम धन्य हो जाएंगे उनका सम्मान करके। फिर छोटे छोटे फिल्म का प्रदर्शन होगा और संभवतः 12 तारीख को रेणुग्राम की यात्रा। रेणुग्राम यात्रा में किस तरह का कार्यक्रम है? ये हम समझते हैं ये लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। कि हम लोग रेणु स्मृति पर्व आयोजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे इस शीर्षक में पर्व शब्द का जो उल्लेख किया गया है यही बहुत भावनात्मक रूप से आकर्षित करता है। सर ने तो बहुत सारी बातें विस्तार से कही है। मैं अक्सर विद्यार्थियों के बीच करता हूँ कि साहित्य की बारीक समझ के लिए इतिहास की मोटी समझ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो इतिहास के धरातल पर ही बहुत सारी रचनाएं हैं टिकी होती है। तो सर तो इतिहास के मर्मज्ञ हैं और कोसी के दर्द को समेटते हुए रेणु साहित्य जो रेणु का जो गीत है, रेणु का जो साहित्य है, उसका सर बहुत ही विस्तार से विवेचन किए हैं सर। और इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आ रहे हैं, जिनको हम लोग सुनेंगे। विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक हम लोगों ने स्वीकृत किया है कि वो आएंगे और उसको सुनेंगे, उसको समृद्ध होंगे और रेणु के प्रति जो ऋण है उसको एक सार्थक प्रयास के रूप में अदा करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इसी भाव को, इसी ऐसी ही भावना को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि इस स्मृति पर्व 2025 इस आयोजन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और हम लोग इस कार्यक्रम में तमाम विद्वानों को सुनने के लिए, उनको बुनने के लिए उत्साहित हैं और समृद्ध होने के लिए आतुर हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और बाकी 11 और 12 तारीख को जो कार्यक्रम का विवरण है वो सर बताएं। रेणुग्राम यात्रा हम पूरा एक बार तो इस कार्यक्रम की परिकल्पना जो है सो डॉक्टर राम बच्चन राय जी की ही है। उन्होंने कहा कि रेणु के क्षेत्र में ही जो है सो एक कार्यक्रम होना चाहिए जो रेणु को सही सम्मान होगा। तो विद्या विहार विद्यालय में जो है सो स्वीकृति थी, हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ किया जाए। यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने अप्रोच किया कि इसमें को ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम है और जिस तरह के इंटेलेक्चुअल्स इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें तो यूनिवर्सिटी से होंगे, वहाँ के छात्र होंगे, शिक्षक होंगे और फिर बहुत सारे चाहने वाले हैं। हमने कोशिश किया है कि शहर में इस क्षेत्र में जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं जो उनको जो है सो इस कार्यक्रम का न्योता भेजा जाए। कहीं छूट गया होगा तो आपके मीडिया के माध्यम से हम सबको सूचित करना चाहते हैं कि आप ज़रूर आएँ इस कार्यक्रम में। ओपन कार्यक्रम में रेणु के चाहने वाले सारे लोग पार्टिसिपेट करें। सुबह से शाम तो विमर्श वगैरह काव्य पाठ है। कला भवन के नाट्य विभाग के द्वारा जो है सो पंचलैट नाटक का मंचन भी होना है उस दिन। कुछ सिनेमा अगर समय मिलेगा तो हम लोग सिनेमा का मंचन भी करेंगे। और अगले दिन जो है सो सुबह सबका जितने बाहर से अतिथि आ रहे हैं, सब बड़े बड़े नाम हैं अपने क्षेत्र के, तो वो लोग देखना चाहते हैं कि रेणु जिस अंचल की चर्चा की है अपने उपन्यास में वो दिखता कैसा है वो क्षेत्र। तो सब लोग सुबह में जो है वही औराही हिंगना जाएंगे। रेणु के परिवार की तरफ से स्वीकृति मिली थी कि वो वहाँ पर देख सकेंगे। खुद जो है बड़े पुत्र पद्म पराग राय रेणु जी जो है सो स्वस्थ नहीं है, तो अब 11 के कार्यक्रम में नहीं रहेंगे, लेकिन 12 को उनका स्वागत करने के लिए वहाँ उपस्थित रहेंगे। छोटे पुत्र जो है पहले दिन भी रहेंगे। फिर वहीं से वो लोग कुछ लोग बागडोगरा, कुछ लोग कटिहार चले गए।